हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्ट्रेटजिक एचआरएम के बारे में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है नीरज पांडे ऑफिशियल। आप मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज यहाँ पूछ सकते हैं। आप हमारे लेक्चर की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं एट जस्ट ₹500। आप इस दिए गए नंबर पे हमें पे कर सकते हैं। नंबर है 7317240017। आप हमें फ़ोनपे, गूगल पे या किसी भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि ये वन टाइम पेमेंट है, मीन्स एक बार आपने पेमेंट कर दिया तो आपको फर्दर कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारे पीडीएफ, डेली एमसीक्यूज़ आपको इतने में ही मिल जाएगा। जो एस्पिरेंट ने पहले से ही 365 का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, उनको फर्दर कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दी गई है, यानी जब तक उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता तब तक आपको पीडीएफ मिलता रहेगा और डेली एमसीक्यूज़ भी मिलता रहेगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप इस दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेटजिक एचआरएम के बारे में, यानी स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रेटजिक एचआरएम होता क्या है। एक हॉस्पिटल है जो किसी फॉरेन कंट्री में इंटर करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है। हॉस्पिटल का नाम है कल्याण इंटरनेशनल हॉस्पिटल लिमिटेड। इन्होंने एक स्ट्रैटेजी अपनाया है फॉरेन कंट्री में इंटर करने के लिए। वो स्ट्रैटेजी है हाई क्वालिटी एंड लो प्राइस स्ट्रैटेजी, यानी कि वो हाई क्वालिटी सर्विस देना चाहते हैं और लो प्राइस पे देना चाहते हैं। और ये लो प्राइस इसलिए डिसाइड किया गया है कि जिस फॉरेन कंट्री में ये इंटर कर रहे हैं वहाँ पे डॉक्टरों की जो सैलरी है वो बहुत कम है, इसीलिए इन्होंने हाई क्वालिटी एंड लो प्राइस स्ट्रेटजी अपनाया। कंपनी ने अपना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो मेडिकल टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट में किया है, जो आगे चल के यूज़ होगा। कंपनी ने अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर दिया, लेकिन इन्होंने जो वादा किया था कि हम हाई क्वालिटी सर्विस देंगे, लो प्राइस पे देंगे, वो ये डिलीवर करने में फेल्ड हो गए। ये डिलीवर नहीं कर पाए, यानी मिनिमम एक्सेप्टेबल क्वालिटी जो सर्विस थी वो ये देने में फेल रहे। अब ये फेल क्यों रहे, इसके लिए इंक्वायरी की गई और इंक्वायरी से हमें ये पता चला कि जब भी कोई क्रिटिकल सिचुएशन आता था, क्रिटिकल एरिया आता था, वहाँ पे यहाँ के जो डॉक्टर थे वो उसको हैंडल नहीं कर पाते थे, यानी डॉक्टर्स डिड नॉट हैव रिक्वायर्ड स्किल इन क्रिटिकल एरिया, ताकि वो पेशेंट को हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके। किसी तरीके से 1 साल तक ये हॉस्पिटल अपना काम करता रहा, लेकिन यहाँ के जो मैनेजमेंट है उनको ये लगा कि यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्होंने इंडिया से डॉक्टर बुलाए और जो इंडिया से जो डॉक्टर इस हॉस्पिटल में आए उन्होंने एफिशिएंसी के साथ काम किया और जो पेशेंट हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब इंडिया से आप डॉक्टर बुला रहे हैं तो डॉक्टर की जो सैलरी वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जब मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया कि हमें इंडिया से डॉक्टर को बुलाना है, तो इस एक्शन से कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जब ये पॉलिसी लेके आई कि हम इंडियन से डॉक्टर को लेके आएंगे, तो जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ गया, तो उससे कंपनी को बहुत लॉस हुआ और लगातार 4 साल तक कंपनी लॉस में ही रही। इस 4 साल के लॉस के दौरान कंपनी ने काफ़ी कुछ सीखा और उसके बाद कंपनी ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी। अब इन्होंने स्ट्रैटेजी रख दिया कि हाई क्वालिटी एंड हाई प्राइस स्ट्रैटेजी, यानी कि हम हाई क्वालिटी सर्विस देंगे और हाई प्राइस भी पेशेंट से चार्ज करेंगे। लेकिन जब हाई प्राइस चार्ज करने के बावजूद भी कंपनी को 5 और साल लग गए, यानी 5 साल और एक्स्ट्रा लग गया अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को ब्रेक इवन पॉइंट तक ले जाने के लिए, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस तक, यानी कि जितना पैसा कंपनी ने लगाया था उतना रिकवर करने में कंपनी को और 5 साल लग गए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये कंपनी जो थी उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे तरीके से स्कैन नहीं किया, जिसके वजह से ये फेलियर की सिचुएशन आती है। तो हमने देखा कि कल्याण इंटरनेशनल हॉस्पिटल लिमिटेड जो थी उन्होंने स्टार्टिंग में अपनी स्ट्रेटजी रखी हाई क्वालिटी एंड लो प्राइस स्ट्रेटजी, जिससे उनको बहुत लॉस हुआ और हॉस्पिटल भी बंद होने के कगार पे आ गए। फिर उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की और चेंज करके हाई क्वालिटी एंड हाई प्राइस स्ट्रेटजी रख दिया। तो इस केस को अगर हम एनालिसिस करें, इसका विश्लेषण करें, तो हमें ये पता चलता है कि कंपनी जब भी अपनी स्ट्रेटजी बनाती तो वो ह्यूमन रिसोर्स एस्पेक्ट को ध्यान में नहीं रखती है। इसके वजह से इसको लॉस हुआ। तो स्ट्रैटेजिक एचआरएम यही कहता है कि जब भी कोई कंपनी स्ट्रैटेजी बना रही होती है तो उसे ह्यूमन रिसोर्स एस्पेक्ट को बहुत ध्यान से
समझना चाहिए। यानी कि जब भी कोई कंपनी स्ट्रैटेजी बना रही होती है तो उसे अपने एम्प्लॉयज़ को ध्यान में रख के ही स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। यानी कि कंपनीज स्ट्रैटेजी शुड बी फॉर्मुलेटेड बाय कंसीडरिंग द ह्यूमन रिसोर्स एस्पेक्ट एंड द ह्यूमन रिसोर्स शुड बी मैनेज्ड बेस्ड ऑन द कंपनीज स्ट्रैटेजीज। इसके अलावा जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, जब भी हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम ह्यूमन रिसोर्स एस्पेक्ट को हम बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। जो स्ट्रैटेजिक एचआरएम है, इसका जो सिग्निफिकेंस है, जो इम्पोर्टेंस है, वो इन द ईयर 1991 के बाद से काफ़ी बढ़ गया। यानी पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड के बाद इसका इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ गया है। एक कंपनी का जो एचआर मैनेजर होता है वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट टीम का मेंबर होता है। इन मोस्ट ऑफ द कंपनी ऐसा हम मानते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि स्ट्रैटेजिक एचआरएम क्या होता है। यानी कि जब कोई भी कंपनी स्ट्रैटेजी बना रही होती तो उससे ह्यूमन रिसोर्स एस्पेक्ट को ध्यान में रखना चाहिए, यानी एम्प्लॉय को ध्यान में रख के ही स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। अब हम वापस से डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, और उसका क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या है। अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं, तो एक कंपनी है हीरो होंडा मोटर्स, जो कि 2009 में अपना जो सेल है वो बढ़ाना चाहती है 2 लाख मोटरसाइकिल, यानी 2 लाख मोटरसाइकिल बेचना चाहती। तो ये क्या है, कंपनी का एक गोल है, जनरल गोल है। अब इस गोल को अचीव करने के लिए कंपनी क्या करती है कि जो मोटरसाइकिल की प्राइस है वो उसको कम करना पड़ेगा। अब मोटरसाइकिल के प्राइस को कम करने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट डिज़ाइन है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। जो फ्यूल एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। ये सारी डिसीजन उसको लेना पड़ेगा, यानी रिड्यूसिंग द प्राइस, इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट डिज़ाइन, इंक्रीजिंग द फ्यूल एफिशिएंसी। ये सारे डिसीजन जो हैं वो स्ट्रेटजी कहे जाएंगे। अब मीनिंग जान लेते हैं। स्ट्रेटजी को सिंपल लैंग्वेज हम कहते हैं यूनिफाइड कोर्स ऑफ एक्शन। जब भी हम गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारे नंबर ऑफ डिसीजन लेते हैं तो वो स्ट्रेटजी होता है। हेनरी मिन्सबर्ग ने भी ये कहा है कि स्ट्रेटजी इज अ पैटर्न इन अ स्ट्रीम ऑफ डिसीजंस और एक्शंस। और ये जो डिसीजन हम क्यों लेते हैं, ताकि हम अपने कंपनी का जो भी गोल है या जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको कंप्लीट कर सकें। अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, हीरो होंडा मोटर्स का अगर एग्जांपल वापस से लें तो कंपनी को क्या करना है, 2009 में 2 लाख मोटरसाइकिल को सेल करना। अब इस कंपनी को मोटरसाइकिल को सेल करने के लिए सबसे पहले उसको गोल बनाना पड़ेगा। तो उसने गोल डिसाइड कर लिया कि हमें 2 लाख मोटरसाइकिल को सेल करना है। अब इसके लिए सबसे पहले उसको इन्वायरमेंट को स्कैन करना होगा, चाहे वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो चाहे इंटरनल इन्वायरमेंट हो, उसको स्कैन करना होगा। उसके बाद स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। तो कंपनी को इन्वायरमेंट को स्कैन करना होगा, ये पता करने के लिए कि टोटल जो डिमांड है मोटरसाइकिल की वो मार्केट में कितनी है, और दूसरी जो कंपनियां हैं वो कौन कौन सी हैं जो मोटरसाइकिल बनाती हैं। मोटरसाइकिल के लिए टोटल जो डिमांड और सप्लाई है वो कितना है, उसके बीच में गैप कितना है, और जो दूसरे मोटरसाइकिल्स हैं उनमें कौन कौन से फीचर्स हैं, कस्टमर की क्या प्रेफरेंसेस हैं, यानी कस्टमर एक मोटरसाइकिल में क्या क्या चाहिए होता है उसको। तो ये सारे इंफॉर्मेशन जो है वो कंपनी को ये बताती हैं कि मोटरसाइकिल के लिए उसकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या थ्रेट्स या चैलेंजेस हैं। ये सारे चीज़ें जो हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमें पता चलती हैं। इसी तरीके से कंपनी को अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को भी स्कैन करना पड़ता है, ताकि उसे ये पता चल सके कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी क्या स्ट्रेंथ क्या है, क्या वीकनेसेस हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी ये पता करती है कि वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं वो काफ़ी स्किल्ड है, कमिटमेंट एम्प्लॉय हैं, जो भी सप्लायर है वो काफ़ी रिलायबल है। तो ये सब हमारा ये बताता है कि कंपनी की स्ट्रेंथ कितनी है। तो जब हमें ये पता चल जाता है कि कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, तब कंपनी प्राइस रिडक्शन स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करती है, यानी कि उस पे आगे काम करती है। उसके बाद कंपनी क्या करती है, जो डिमांड है लो प्राइस मोटरसाइकिल के लिए वो क्रिएट करती है। उसके बाद सेल को अपने इंक्रीज करती है। तो ये सब जो डिसीजंस और एक्शंस हैं, इन्हीं को हम स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट कहते हैं। स्ट्रेटजिक एचआरएम के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब कोई कंपनी स्ट्रेटजी बना रही होती है तो वो ह्यूमन रिसोर्स एस्पेक्ट को ध्यान में रख के बनाती हैं, वही स्ट्रेटजिक एचआरएम है।
तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि जब एक कंपनी कोई स्ट्रेटजी बना रही होती है तो वो एम्प्लॉयज़ को सेंटर में रखती है। यानी कि कोई भी स्ट्रेटजी बनाने से पहले कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को ध्यान में रखती है कि वो इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो यही स्ट्रेटजिक एचआरएम होता है। इसके अंतर्गत हम एनवायरनमेंट स्कैनिंग, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल को इंक्लूड करते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की। तो सबसे पहले हम स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन करते हैं, यानी स्ट्रेटजी बनाते हैं। स्ट्रेटजी बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक गोल होना चाहिए। कंपनी का क्या गोल है, क्या मिशन है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सबसे पहले पता होना चाहिए। जैसे हीरो होंडा मोटरसाइकिल के केस में आपने देखा कि कंपनी का ये गोल था कि 2009 में उसे 2 लाख मोटरसाइकिल सेल करना है। जब हम गोल बना लेते हैं तो हम इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो चाहे इंटरनल इन्वायरमेंट हो, उसको हम स्कैन करते हैं। उसके बाद जो भी अल्टरनेट स्ट्रेटजीज होती हैं उनको हम बनाते हैं। जैसे हम प्राइस को कम करेंगे, फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे और जो प्रोडक्ट डिज़ाइन है वो इम्प्रूव करेंगे। तो ये क्या है, अल्टरनेटिव है हमारे पास। इसमें से हम बेस्ट अल्टरनेटिव को अंत में सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे हमारे पास 3 अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल की जो प्राइस है वो कम करेंगे, फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाएँगे और प्रोडक्ट डिज़ाइन जो है वो इम्प्रूव करेंगे। तो ये तीनों स्ट्रेटजीज़ हम एक साथ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो हम उनमें से बेस्ट जो स्ट्रेटजीज़ होंगी उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और एट द एंड हम क्या करेंगे, स्ट्रेटजीज़ को इवैल्यूएट करेंगे और अगर कोई भी डेविएशन है तो उसको हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को हम सिंपल टर्म्स में देखते हैं। यहाँ पे आपको स्टेप्स दिया गया है। सबसे पहले कंपनी का जो विजन, मिशन या ऑब्जेक्टिव्स है वो डिसाइड किया जाता है। उसके बाद इन्वायरमेंट स्कैन किया जाता है, चाहे वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो चाहे इंटरनल इन्वायरमेंट हो। और स्वॉट एनालिसिस करने के बाद, यानी कि जब हम इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हो सकता है कि हमने जो स्ट्रैटेजी अपनाया है उसमें किसी प्रकार का रिवीजन या कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत हो। अगर कोई ज़रूरत है तो हम इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशनल डायरेक्शन जो है वो रिवाइज़ करते हैं। उसके बाद जितने भी अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज़ होती हैं उनको हम फॉर्मुलेट करते हैं। उसके बाद हम जो बेस्ट अल्टरनेटिव होता है, बेस्ट स्ट्रेटजी होता है, उसको हम सेलेक्ट करते हैं और अंत में इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद उसका इम्पैक्ट देखते हैं, यानी स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन करते हैं और अगर कोई भी डेविएशन है तो उसमें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है वो कैसा होता है। तो सबसे पहले किसी भी कंपनी का जो विजन, मिशन या ऑब्जेक्टिव है या गोल है वो हम सेट करने की कोशिश करते हैं। विजन क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को दिखाता है, यानी कोई भी कंपनी क्या बनाना चाहती है, व्हाट डू वी वांट टू क्रिएट, हम क्या क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हैं, ये कंपनी का विजन होता है। मिशन क्या होता है, मिशन ये बताता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई गई है। मिशन स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन रीज़न क्या है बनने का। जैसे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका मिशन स्टेटमेंट ये है कि वी ट्रांसपोर्ट गुड्स, हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या रीज़न है फॉर बीइंग, यानी उसके बनने का क्या रीज़न। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स की। तो जो भी कंपनी का मिशन होता है उसको कंप्लीट करने के लिए हमें बहुत सारे नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को बनाने पड़ते हैं, तब जाके हम कंपनी का मिशन कंप्लीट कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम हीरो होंडा का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ले, तो हीरो होंडा का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमें मार्केट शेयर को इन्हेंस करना है, बढ़ाना है। तो ये क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनर डिफरेंस होता है ऑब्जेक्टिव और गोल में। ऑब्जेक्टिव जो होता है वो ये बता रहा होता है कि हम मिशन को किस तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। गोल जो होता है वो डिराइव्ड होता है ऑब्जेक्टिव से, यानी ऑब्जेक्टिव से ही हम गोल डिसाइड करते हैं। बेसिकली गोल जो होता है वो काफ़ी प्रिसाइज होता है, निश्चित होता है, एकदम स्पेसिफिक, क्लियर होता है, एकदम स्पेसिफिक टर्म में बताया जाता है। जैसे हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया था ना कि कंपनी का जो मार्केट शेयर है उसको इन्हेंस करना है, बढ़ाना, तो ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। लेकिन जब हम ये कहेंगे कि हमें 2009 में 2 लाख मोटरसाइकिल को बेचना है, तो ये काफ़ी स्पेसिफिक हो गया, यानी काफ़ी क्लियर कट है।
तो ये कंपनी का गोल हो जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एग्जांपल बताया था कि हीरो होंडा का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि 2009 में उसे 2 लाख मोटरसाइकिल को सेल करना है। अब बात करते हैं हम इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के बारे में। कंपनी क्या करती है? स्वॉट एनालिसिस करती है। एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड टी फॉर थ्रेट। तो हम क्या करेंगे? इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं। स्वॉट में एस डब्ल्यू जो है वो इंटरनल इन्वायरमेंट को बताता है और जो ओ टी है यानी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में बताता है। तो सबसे पहले हम इंटरनल इन्वायरमेंट को एनालिसिस करते हैं, उसको स्कैन करते हैं, जो हमें ये बताता है कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है। इंटरनल इन्वायरमेंट में कैसे हमें स्ट्रेंथ पता चलेगी और कैसे वीकनेस पता चलेगी। फॉर एग्जांपल कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं वो स्किल्ड हैं, कमिटेड हैं या स्मार्ट एम्प्लॉय हैं, तो ये कंपनी के लिए क्या है? एक स्ट्रेंथ होगा, एक पॉजिटिव चीज़ है। और कंपनी की अगर फाइनेंशियल पोजीशन गड़बड़ है, पुअर है, तो ये कंपनी के लिए क्या होगा? एक वीकनेस होगा। इंटरनल इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंतर्गत हम फंक्शनल एरियाज़ को इंक्लूड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज को इंक्लूड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, स्टेक होल्डर्स, इन सारे फैक्टर्स को हम इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब हम इंटरनल इन्वायरमेंट को एनालिसिस करते हैं, उसको स्कैन करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस हैं। अब बात करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एनालिसिस के बारे में। हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को भी स्कैन करते हैं। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्कैन करने से हमें ये पता चलता है कि मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या थ्रेट हैं। इसके अंतर्गत हम सोशल, टेक्निकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और नेचुरल फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं। अब बात करते हैं रिवाइज ऑर्गेनाइजेशनल डायरेक्शन के बारे में। हमने स्वॉट एनालिसिस कर लिया है जिससे हमें ये पता चल गया है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, वीकनेसेस क्या है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और क्या थ्रेट हो सकता है। तो इन सारे चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद अगर हमें ये लगता है कि कोई भी इन्वायरमेंट थ्रेट है, तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल डायरेक्शन को रिवाइज कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज। जब हमने स्वॉट एनालिसिस कर लिया तो हमें ये पता चल गया कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। अब हम जितने भी अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज हैं उनको बनाएंगे। जैसे हमें 2 लाख मोटरसाइकिल को सेल करना है तो हमें बहुत सारे स्ट्रेटजीज बनाने होंगे। जैसे रिड्यूसिंग द प्राइस, हमें मोटरसाइकिल का प्राइस कम करना होगा, प्रोडक्ट डिज़ाइन को इम्प्रूव करना होगा, फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाना होगा। ये सारे हमारे पास अल्टरनेटिव हैं जिसके वजह से हम अपना सेल बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्टिंग दी बेस्ट स्ट्रेटजीज। अभी हमने देखा कि हमारे पास 3 अल्टरनेटिव हैं। पहला है कि हम प्राइस को कम करेंगे, दूसरा है प्रोडक्ट डिज़ाइन को हम इम्प्रूव करेंगे, तीसरा है फ्यूल एफिशिएंसी को हम इंक्रीज़ करेंगे। तो जब हम तीनों स्ट्रेटजीज में से कोई एक सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम सारे स्ट्रेटजीज को एक साथ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इसीलिए मैनेजमेंट को उनमें से जो भी बेस्ट स्ट्रेटजी होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ को सूट करता है, फिट होता है, उसी को वो सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंटेशन। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने कोई भी एक स्ट्रेटजी को सेलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिया कि लो प्राइस स्ट्रेटजी को हमें सबसे पहले इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि हम लो प्राइस करना चाहते हैं गाड़ी का। तो हमें मोटरसाइकिल का प्राइस कम करने के लिए क्या करना होगा? प्रोडक्शन कॉस्ट कम करना होगा। उसके लिए हमें एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना पड़ेगा, उनके जो कमिटमेंट हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा कि आप अच्छे तरीके से काम करो, स्मार्ट तरीके से काम करो, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े और जो लेबर कॉस्ट है वो कम आए। तभी तो हम लो प्राइस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, तभी तो हम कम प्राइस में मोटरसाइकिल बना पाएंगे और उसको बेच पाएंगे। तो ये है स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंटेशन। आखिरी है स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। अब जो भी स्ट्रेटजी हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, मोटरसाइकिल का प्राइस कम करने के लिए ये स्ट्रेटजी अपना ली है, हमने प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए सारे स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट कर लिए हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कोई भी स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने गोल अचीव कर लिया। फॉर एग्जाम्पल हमने ये कहा कि रिड्यूसिंग ऑफ प्राइस, हमने प्राइस को कम करने के लिए बता दिया, हमने स्ट्रेटजी अपना लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने प्राइस को कम कर लिया तो सेल्स जो है वो बढ़ जाएगा, या फिर हमने एम्प्लॉयज़ के स्किल को बढ़ा दिया, इम्प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कॉस्ट कम हो जाएगा। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि जो भी हमने स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट किया है उसको समय समय पे हमें मॉनिटर करना पड़ेगा
और इवैल्यूएट करना पड़ेगा और कंट्रोल करना पड़ेगा। यानी हमें समय समय पे मॉनिटर करते रहना होगा कि जो हम इम्प्लीमेंट किए हैं वो चीज़ें सही हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अब बात करते हैं कि स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन कैसे करते हैं और कंट्रोल कैसे करते हैं। यानी कि स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन के अंतर्गत और कंट्रोल के अंतर्गत क्या-क्या आता है। सबसे पहले कंपनी क्या करती है कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को स्टैब्लिश कर देती है या उसका निर्धारण कर देती है। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस डिसाइड कर देती है कंपनी हीरो होंडा की एक दिन में 50 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस करना है, यानी कि एक दिन में 50 मोटरसाइकिल बनाना ही है। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपनी क्या करती है, मेजर करती है। फॉर एग्जांपल एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, 40, यानी कंपनी एक दिन में सिर्फ 40 ही मोटरसाइकिल बना पा रही। फिर कंपनी क्या करती है, कंपेयर करती है एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कि एक्चुअली कितना बनाया गया और हमने कितना सेट कर रखा था। तो कंपनी ने जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस था वो 50 सेट कर रखा था, लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या हुआ, 40, यानी एक दिन में सिर्फ 40 मोटरसाइकिल बनाया गया था। अब हमें ये पता करना है कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बराबर है या ज़्यादा है या फिर उससे कम है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये क्या है, लेस देन है, लेस देन, ये 50 से कम है। तो अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो बराबर है या ज़्यादा है तो हमें इस स्ट्रेटजी को कंटिन्यू करना चाहिए। यानी कि अगर सपोज कर लो यहाँ पे 60 मोटरसाइकिल एक दिन में बनाया जा रहा था तो हमें इस रणनीति को आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए। कोई भी करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं। अगर कोई भी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कम आता है, जैसे यहाँ पे केस में है 40 ही आया हुआ है, तब हमें ये पता करना होगा कि हमारी गलती कहाँ-कहाँ है, कहाँ-कहाँ डेविएशन हुए हैं और करेक्टिव एक्शन क्या-क्या लिया जा सकता है। और ज़रूरत पड़ने पे जो भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज़ हैं, उसको मॉडिफ़ाई या चेंज भी किया जा सकता है, ताकि कंपनी का जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी गोल है, उसको आसानी से अचीव किया जा सके। तो ये था स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।